हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मैं आज आपको द केरला स्टोरी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ऑफिसर से घिरी रहती है। ऑफिसर उस लड़की को फातिमा नाम से बुलाते हैं। फातिमा ऑफिसर्स को बताती है कि मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया है और मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि आपने ISIS कब ज्वाइन किया था। तब शालिनी उन्हें जवाब देती है कि मैंने ISIS कब ज्वाइन किया था, ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मैंने ISIS क्यों और कैसे ज्वाइन किया था। शालिनी उन्हें अपने 2 साल पहले की ज़िंदगी के बारे में बताती है कि वो अपने परिवार के साथ केरला में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी दादी और वो रहते थे। उसके पिता नहीं थे। शालिनी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कासरगोड के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे और वो उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं। शालिनी अपने हॉस्टल जाती है और उसके हॉस्टल में उसकी 3 रूममेट्स होती हैं। रूममेट्स का नाम होता है गीतांजलि, निम्हा और आशिफ़ा। शालिनी और गीतांजलि हिंदू थे, निम्हा कैथोलिक थी और आशिफ़ा मुस्लिम थी। चारों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। आसिफ़ा उन्हें मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक दिन चारों खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, तब निम्हा और आशिफ़ा दोनों प्रे करने लगते हैं। तो शालिनी और गीतांजलि उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों प्रेयर क्यों कर रहे हो। तो आसिफ़ा उन्हें बताती है कि हम खाना खाने से पहले अपने अल्लाह को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें खाना खाना नसीब किया। ऐसे ही आसिफ़ा उन्हें बहुत कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में बताती है और उन्हें बताती है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जो है सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है और सब वही चलाता है और कोई भगवान कुछ भी नहीं है। वो उन्हें कहती है कि और किसी भगवान पर विश्वास ना करो। हमारा जो भी है हमारा अल्लाह ही है और वही हमारा सब कुछ है। वो चाहे तो हमें बना सकता है, वो चाहे तो हमें बिगाड़ सकता है। सब कुछ उसके ही हाथ में होता है। उसके सिवा और कोई भी भगवान बड़ा नहीं है। वो उन्हें बताती है कि जो भगवान अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा क्या खाक करेगा। वो उन्हें हिंदू धर्म के कई भगवानों के बारे में गलत चीज़ें बताती है। तीनों को घर जाने के लिए भी मना करती है और कहती है कि मेरा घर पास ही है। जब भी तुम्हें घर की याद आए तो मेरे साथ मेरे घर चल चलना। आसिफा तीनों लड़कियों को रमीस और अब्दुल नाम के 2 लड़कों से मिलवाती है या बोलती है कि ये दोनों मेरे कज़न्स हैं और सब साथ में घूमने जाते हैं। आसिफा उन्हें अपने घर भी ले जाती है, अपने परिवार वालों से मिलाती है। दोनों लड़कों की उन लड़कियों से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब सब साथ में घूमते फिरते थे। पर ये सब तो एक दिखावा था। वो तो उन्हें अपने जाल में फंसा रहे थे। धीरे धीरे करके वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे ताकि ये लड़कियां मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं और मुस्लिम धर्म को अपना लें। इस स्टोरी के साथ हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें शालिनी का नाम अब फातिमा होता है और उसका इसाक नाम का एक पति होता है। ये सब इस समय अफ़गानिस्तान में रहते हैं। शालिनी और दोनों ही सीरिया जाने की तैयारी करते हैं। शालिनी जैसे ही अफ़गानिस्तान में घुसती है, वहाँ हर तरफ खून खराबा, लोगों के टुकड़े पड़े रहते हैं। ये सब देख के शालिनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है और हमें ये भी पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। शालिनी और इशाक एक पुराने घर में जाते हैं। शालिनी उसकी सफाई करती है, लेकिन वो जिस माहौल में गई थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे हर छोटी बात के लिए गोली मार दी जाती थी, जैसे कि लड़कियों का लिपस्टिक लगाना मना था और भी ऐसे कई खौफनाक कारनामों को वहाँ अंजाम दिया जाता है। कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि शालिनी इशाक की बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है, ये बच्चा किसी और का है। और स्टोरी में आगे इशाक शालिनी का रेप भी करता है, ये जानते हुए भी कि शालिनी प्रेग्नेंट है। कहानी वापस से कॉलेज टाइम पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आसिफा अपने लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी और उसे काफ़ी डांट पड़ती है क्योंकि वो लड़कियां अभी तक मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुई थी। देखते हुए आशिफा का बॉस उसे एक टैबलेट देता है और कहता है कि ये लड़कियों को दो, इससे लड़कियों का उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और तुम जो भी कहोगे वो उसे करेंगे। आशिफा लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए एक प्लान बनाती है और उन्हें मॉल में जाने के लिए रेडी करती है। लड़कियां जैसे ही मॉल में जाती हैं, कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं और इस बात पे उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। वो लड़के लड़कियों के कपड़े भी फाड़ देते हैं। ये सब आशिफा का प्लान होता है और जब वो लड़कियां वापस आती हैं रोते हुए, तो आशिफा उन्हें बताती है कि बताओ तुम्हारे भगवान ने क्या कर लिया। मैं कहती हूँ ना, जो है सब अल्लाह ही है। और ऐसे करके वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देती है। लड़कियां भी धीरे धीरे उनकी बातें मानने लगती हैं और वो उन्हें कहती है कि हिजाब पहनी हुई लड़की का कभी भी कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए अब
गीतांजलि और शालिनी दोनों ही हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं। रईस और अब्दुल भी शालिनी और गीतांजलि से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने लगते हैं। दोनों ही लड़कियों से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे उन लोगों ने प्लान किया था। लेकिन इसी बीच जब लड़कियां अपने घर जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीज़ी करती हैं और जल्द ही वापस आ जाती हैं। ये बात देखकर नीमा बहुत परेशान होती है और नीमा आशिफा को इन सब चीज़ों के लिए डांटती है कि तुम इन्हें क्यों बता रही हो, ये सब क्यों करवा रही हो इनसे। पर लड़कियां भी अब उसकी कोई बात नहीं सुनती हैं और धीरे धीरे वो भी आशिफा की बातों में आने लगती हैं। पर नीमा इन सब की बातों में नहीं आती है। नीमा आशिफा से दूरियां बनाए रखती है और उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। शालिनी और गीतांजलि के घर वापस आने के कुछ ही दिन बाद शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शालिनी अपने प्रेगनेंसी की बात अपने दोस्तों को और अपने बॉयफ्रेंड रमीज़ को बताती है। रमीज़ उससे शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि दोनों की ही रिलीजन अलग अलग था। लेकिन तभी आशिफा कहती है कि अगर शालिनी तुम अपना रिलीजन चेंज कर लो तो रमीज़ ज़रूर तुमसे शादी कर लेगा। और रमीज़ भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अगर शालिनी अपना रिलीजन चेंज कर लेगी तो ज़रूर मैं उससे शादी कर लूँगा। आखिरकार शालिनी भी अपने बच्चे के लिए मान जाती है और वो मौलाना के पास जाते हैं। वहाँ जाके शालिनी और गीतांजलि दोनों ही अपने रिलीजन को चेंज करा के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें गीतांजलि दिखाई जाती है जिससे उसका बॉयफ्रेंड अब्दुल उसकी कुछ न्यूड पिक्चर्स मांगता है और गीतांजलि भी उससे बहुत प्यार करती थी इसलिए वो दे देती है। लेकिन दोनों की ही लड़कियों का रिलीजन चेंज होने के बाद उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शालिनी का बॉयफ्रेंड रमीज़ उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और वो भाग जाता है। तब मौलाना उन्हें बताता है कि शालिनी का बॉयफ्रेंड रमीज़ अपनी माँ के साथ किसी दूसरे देश में चला गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। इस बात को सुनकर शालिनी बहुत रोती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी अपने बच्चे का, क्योंकि वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती थी। इस्लाम धर्म में अबॉर्शन कराना हराम होता है। तब मौलाना शालिनी को समझाता है कि एक इशाक नाम का लड़का है, वो बहुत ही नेक है और तुम उससे शादी भी कर सकती हो। मौलाना के काफ़ी समझाने के बाद शालिनी भी शादी के लिए मान जाती है और इशाक और शालिनी की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद शालिनी की माँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को शादीशुदा देखकर बहुत हैरान होती है। लेकिन शालिनी की माँ अपनी बेटी शालिनी से नहीं मिल पाती है और मौलाना के लोग शालिनी को लेकर अंदर चले जाते हैं और आशिफा शालिनी की माँ को समझाकर वहाँ से वापस भेज देती है। फिर शालिनी अपनी माँ से बताती है कि वो अपने हनीमून के लिए कोलंबो जा रही है क्योंकि उसे यही बताया गया था। और ये शालिनी अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के बाद इशाक के साथ कोलंबो के लिए निकल जाती है। शालिनी जैसे ही कोलंबो पहुँचती है, शालिनी के कोलंबो पहुँचने के बाद उसे नीमा का फ़ोन आता है। नीमा शालिनी को बताती है कि ये सब एक ट्रैप है, ये सब हमें फंसाने के लिए किया गया है। नीमा उसे बताती है कि गीतांजलि की मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड अब्दुल ने उसकी न्यूड पिक्चर्स लीक कर दी थी। क्योंकि अब्दुल के काफ़ी समझाने के बाद भी गीतांजलि सीरिया जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब्दुल से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि ये सब उसे सीरिया ले जाने का एक तरीका है। इसके बाद निमा उसे अपनी कहानी बताती है कि आशिफा ने उसे एक लड़के से मिलवाया था और वो उस लड़के के साथ डिनर पे गई थी। उस समय उस लड़के ने निमा की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और निमा बेहोश हो गई। उसके बाद उस लड़के ने उसे किडनैप कर लिया और निमा के साथ बहुत सारे लड़कों ने रेप भी किया था। पर निमा उनकी जाल से बच गई और वापस वो आ गई अपने घर। शालिनी ये सब सुन के बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन अभी भी उसे अपने शौहर पर भरोसा होता है और वो उसके साथ अफ़गानिस्तान जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अफ़गानिस्तान जाने के बाद शालिनी को एक बेटी होती है और शालिनी ये बात अपनी माँ को बताने के लिए एक लड़की से फ़ोन का जुगाड़ करती है और शालिनी अपनी माँ को ये बात बताती है। लेकिन जैसे ही शालिनी उस लड़की के घर से वापस निकलती है तो उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और इससे ये पता चलता है कि उस लड़की के शौहर ने उसे गोली मार दी क्योंकि उसने फ़ोन पे बात कराई थी। इस बीच एक दिन खबर आती है कि इशाक की मौत हो गई है। ये सब सुनकर शालिनी को और धक्का लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। एक उसकी छोटी सी बच्ची है, अब वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। ये सब उसके लिए बहुत ही खौफनाक हो रहा था। ये सब उसके लिए एक ऐसे खौफनाक सपने की तरह था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और भागने के नए-नए तरीके सोचती थी।
आदमी शालिनी के घर आते हैं और उसे और उसकी बच्ची को लेकर एक अजीब सी जगह पे जाते हैं। शालिनी को उसकी बच्ची से अलग कर दिया जाता है और शालिनी देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर उसे पता चलता है कि इन सारी लड़कियों का रोज़ रेप होता है। कई-कई मिलकर इन लड़कियों का रेप करते हैं। उन सभी लड़कियों को एक से दूसरी जगह पे हमेशा शिफ्ट किया जाता रहता था और उन सब का रोज़ रेप होता था। श शालिनी को ये भी पता चलता है कि इशाक ज़िंदा है और उसने भी सिर्फ़ उसका यूज़ किया। वो उसका सिर्फ़ कन्वर्ज़न करा के यहाँ लेके आना चाहता था। ये सारी लड़कियाँ उन आदमियों के लिए सिर्फ़ अपना भूख मिटाने का एक ज़रिया थी। अपने जिस्म की भूख वो इन लड़कियों से मिटाया करते थे। कुछ कुछ दिनों बाद शालिनी को एक दूसरे कैंप में ले जाते हैं कुछ और औरतों के साथ, और शालिनी को समझ में आता है कि अगर वो यहाँ से नहीं भाग पाई तो वो कहीं से नहीं भाग पाएगी, क्योंकि शालिनी को मैप की अच्छी नॉलेज थी। उसने यहाँ आने से पहले मैप को अच्छे से पढ़ा था। शालिनी को जैसे ही मौका मिलता है वो दो और औरतों के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उन दोनों औरतों को उन आदमियों ने मार दिया था। लेकिन शालिनी वहाँ से बचकर दूर चली जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। शालिनी को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके अगल-बगल ऑफिसर्स हैं और वो उससे सवाल-जवाब करते हैं, और शालिनी को भरोसा नहीं होता कि वो ज़िंदा है। सारी मुसीबतों के बाद भी आखिरकार वो बच गई। वो वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ हमें नीमा दिखाई देती है, जो कि पुलिस केस करने गई थी, लेकिन पुलिस भी उसकी बात नहीं सुनती है क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं। रीमा उन पुलिस वालों को बताती है कि हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें शालिनी दिखाई देती है, जो उन्हें अपनी स्टोरी बताती है, और यहीं इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।